नमस्कार। आम आदमी के हक और अधिकार की जब भी लूट होती है तो सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट सामने आते हैं और पूरे मामले को लेकर के सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। हमारे साथ नूतन ठाकुर जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एडवोकेट भी हैं और पिछले 10 सालों से सरकार ही नहीं बल्कि कहा जा सकता है प्रशासन को कटघरे में खड़ा करती रही हैं और कई मुद्दों को इन्होंने पलटा भी है और कई मुद्दों पर सरकारें कटघरे में रह करके लोक हित के मामले पर विचार भी की हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा है 69,000 शिक्षकों की भर्ती। सवाल यह है कि क्या है यह पूरा मुद्दा और क्यों इस पूरे मुद्दे पर सरकार घिरती आ रही है। नूतन जी, एक बड़ा सवाल ये है कि पेच कहाँ पर फंस रहा है इस पूरे भर्ती मामले में। से देखिए, सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षकों को लेके खास करके जो भी भर्ती हो रही है, इससे पहले भी जो 67,000 शिक्षक की भर्ती हुई, अभी 69,000 शिक्षक की भर्ती, जिसको लेके काफ़ी कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं। जब ये परीक्षा शुरू हुआ, रिटेन परीक्षा 6 जनवरी 2019 को, तभी पर्चा लीक होने की बात सामने आई, शिकायत हुई। एग्ज़ाम से पहले ही पेपर लीक हो चुके थे, आंसर की सोशल मीडिया पे के जरिए सर्कुलेट हो रहा था। संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्टूडेंट्स कहते रहे, लेकिन ये कहा गया कि जांच हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। उसके बाद जब रिज़ल्ट घोषित हुआ, जब आंसर की जारी हुआ, आंसर की को लेके विवाद शुरू हुआ, क्योंकि तमाम जो स्टूडेंट्स ने आपत्ति की थी उन सवाल के जवाब में कई सवाल ऐसे थे जो जहाँ पे कुछ सवाल गलत थे। सवाल अगर सही हैं तो उसके जो ऑप्शंस दिए गए थे ऑप्शन में गलत थे। कुछ सवालों को बाद में आयोग ने हटा भी दिया, जनरल मार्किंग की, और अभी भी जो फाइनल आंसर की जारी किया उस पे भी कई सवालों के जवाब ऐसे हैं जिसको लेके डिस्प्यूट था, क्योंकि ये कहा गया कि जो भी आंसर हम उसको सही मानेंगे जो एनसीईआरटी की किताब में जो दिया हुआ हो या फिर जो उत्तर प्रदेश सरकार की किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें जो फैक्ट होंगे उन्हीं के आधार पे अगर कोई आपत्ति होगी वो मान्य होगी। जब विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश सरकार की पढ़ाई जा रही किताबों को ही साक्ष्य बना के आपत्ति दी, उसको भी माना नहीं गया। तो ये एक सवाल जवाब जब, और ये पहली बार नहीं हुआ, जब भी लोक सेवा आयोग इस तरह की परीक्षा आयोजित करती है तमाम सवालों को लेके गड़बड़ियाँ होती हैं, लिटिगेशंस जाते हैं। कई बार अगर प्रतियोगी परीक्षा जहाँ बहुत छोटे नंबर से कोई उत्तीर्ण होता है, कोई अनुत्तीर्ण हो जाता है, ऐसे में अगर आप सही तरीके से सवाल भी नहीं पूछ सकते हो, सवाल लेने वाली जो पूछने वाली परीक्षा लेने वाली एजेंसी इतनी कंफ्यूज्ड हो कि सही सवाल क्या हो, उसको लेके एक दो में सवाल में गड़बड़ी हो समझ में आती है। लेकिन जहाँ कई सवालों में गड़बड़ी हो, इसमें ही 4 सवालों को उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस कह के जनरल मार्किंग कर दी, अन्य सवालों को लेके अभी लिटिगेशन चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जो परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी, उनके भी उसमें अफेक्टेड होते हैं। अगर 4 ऐसे सवाल होते जो उसका अंक दिया जाता या प्रॉपर जवाब होता, सवाल जवाब सही पूछे गए होते, तो इस तरह की जो चीज़ें आती वो सामने नहीं आती। इसके बाद अब कई जगह से ये पैसे के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। तो ये पूरे परीक्षा जो विद्यार्थी इतने मेहनत से परीक्षा देता है, पूरे समझिए हमारे यहाँ की व्यवस्था में गार्जियन की एक अच्छी खासी कमाई बच्चों को पढ़ाने में लग जाती, और जब प्रतियोगिता की बात आती, परीक्षा देने की बात आती, नौकरी की बात आती, तो इस तरह की धांधली की बात सामने आए और जो साक्ष्यों से दिखते हो कि जब अगर प्रश्न पेपर परीक्षा से पहले ही आउट हो गए और आंसर्स तमाम लोगों को सर्कुलेट हुए, तो कौन किसको किसको मिले इसको तो जांचना मुश्किल है। ऐसे में जब अगर ये बात साबित हो रही थी, सामने आ रही थी, तो दोबारा से परीक्षा लेनी चाहिए थी ताकि सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय हो पाता। अब पैसे के लेन देन की भी बात आ रही, तमाम अन्य चीज़ें सामने आ रही है, तो ये सीधे सीधे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ मैं कहूँगी खिलवाड़ है। और जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, जब आप गलत सवाल पूछते हैं और ऐसी नौबत आती कि आपको बैकफुट पे आना पड़ता हो, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। क्योंकि हर परीक्षा में अगर इस तरह की चीज़ आ रही तो आप किन से क्वेश्चन सेट कराते हैं, आंसर के क्या पैटर्न रखते हैं कि इस तरह की गलतियाँ होती है। क्योंकि अगर केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, वहाँ अगर परीक्षा होती तो ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती, एक आध सवाल में गड़बड़ी हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा में यही स्थिति होती है। इससे पहले भी देखिए तो तमाम परीक्षाओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, अभी भी वही कमोबेश स्थिति बनी हुई है। और जब इतने विवाद और इतने तथ्य सामने आ रहे हैं
तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, क्योंकि अगर ये होता तो जब से ये सवाल उठ रहे हैं तब विवेचना पूरी हो गई होती। मुझे लगता है इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, ताकि एक संदेश भी जाए और इस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही है अधिकारी भी अपने आप को जिम्मेदार समझे कि अगर उनके स्तर से गड़बड़ी होगी उन पे भी कार्रवाई होगी, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में रोक लग सकती है। नूतन जी, आप कह रही हैं कि जांचें बहुत लंबे समय तक चलती हैं और उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं निकल पाता, जैसा तमाम आयोग की परीक्षाओं में हुआ भी है, तो फिर सीबीआई जांच की मांग आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि सीबीआई जांच निश्चित रूप से एक लंबा प्रोसीजर है, एक लंबा समय लगता है। से देखिए, अगर कोई भी जांच को समयबद्ध तरीके से अगर कराया जाए तो सीबीआई जांच की भी इसीलिए क्योंकि ये सवाल पहले से चला आ रहा है काफ़ी समय से। लेकिन अगर सरकार की मंशा उत्तर प्रदेश में अगर ये मंशा होती कि अगर अपराध हुआ है उसको दर्ज कर विवेचना की जाए तो शायद ये सवाल नहीं उठ रहे होते। लेकिन जिस तरीके से डिफेंड किया गया, तमाम साक्ष्य होने के बाद भी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है, जहाँ कुछ मामलों में दर्ज भी हुआ एफआईआर, कोई कार्रवाई होते दिखाई नहीं दी। तो और जो इसके तार जुड़े हो सकते कई जगह कई जिलों से जुड़े हों, तो सीबीआई इस मामले में ज़्यादा सक्षम एजेंसी है। तमाम चूँकि एविडेंसेस जो भी हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित है, साक्ष्य इकट्ठा करने की बात हो, तो वो ज़्यादा इस मामले को लेके विवेचना को लेके आज भी हमारे यहाँ की प्रीमियम एजेंसी वही है। तो वहाँ से जांच होगी तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आने की संभावना है। नूतन जी, एक सवाल ये बड़ा है कि लॉकडाउन के समय में काउंसलिंग क्यों शुरू करा दी गई? क्या आपको लगता है कि प्रशासन के लोगों को भी इसकी जानकारी थी? से देखिए, चूँकि ये सब लोगों को मुफीद लगता है, क्योंकि अगर गड़बड़ी भी है, जैसे तमाम जब प्रश्न पत्र को लेके आपत्ति आई, उसके बाद जब विद्यार्थियों ने आपत्ति दिया, उसके बाद भी साक्ष्य के साथ आपत्ति नहीं मानी गई, तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी को भी ये पता थी कि ये मामला लिटिगेशन में जाएगा। लॉकडाउन की वजह से हाई कोर्ट्स बंद थे, तमाम कोर्ट्स बंद हैं, तो न्यायिक जो व्यक्ति अगर प्रभावित है वो अपने न्यायिक अधिकार को अवेल करना चाहे तो वो उतनी सुगमता से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में एजेंसी को भी लग रहा है कि जितने आनन फानन में हम अपनी प्रक्रिया को पूरी कर लें, क्योंकि तमाम जगह हर जगह विद्यालय बंद हैं, स्कूल बंद हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। ज़्यादातर एजेंसी 3 महीने में बंद रही, लेकिन एक काम जो भर्ती प्रक्रिया का काम है वो लॉकडाउन के दौरान भी चलता रहा। मंशा यही दिखती है कि इस बंद का फ़ायदा उठा के जब एक बार भर्ती हो जाती है उसके बाद तमाम तरह के और भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, क्योंकि जिनकी भर्ती हो जाएगी, जो चुने जाएंगे, उनके भी लीगल राइट्स शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इसी मंशा के तहत लॉकडाउन में भी आनन फानन में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। नूतन जी, एक आखिरी सवाल ये है कि अर्चना तिवारी ओबीसी में सेलेक्ट हो जाती हैं और एक और उपाध्याय जो है ओबीसी में सेलेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके की गलतियाँ क्या आज के समय में हो सकती हैं क्या? से देखिए, अब चूँकि नाम में केवल अब वो ओबीसी हैं नहीं हैं ये मैं नहीं जानती, क्योंकि कई बार होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना क्या सरनेम लगाता है या नाम क्या है उससे उसके कैटेगरी को डिसाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वो ओबीसी की नहीं है, जनरल कैटेगरी की महिला हैं, तो 2 चीज़ संभावित हो सकती है। या तो उन्होंने गलत फॉर्म भरा है, ओबीसी की नहीं है और फॉर्म में वो मेंशन किया है, या आयोग के तरफ से स्तर से गलती हो सकती है। अगर आयोग के स्तर से गलती हुई है तो ये निश्चित रूप से ये भी कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम जब भी आप कोई परीक्षा लेते हैं तो उसकी शुचिता को लेकर सवाल तभी उठने शुरू होते हैं जब आप चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, आप कट ऑफ पहले नहीं बताया जाता है, परीक्षा हो जाती, विद्यार्थी को पता भी नहीं होता कि सिलेक्शन कितने में हुआ और हमको कितने नंबर आए, और इन सब चीज़ों को लेके भी मामले कोर्ट्स में जाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को, जैसे अर्चना तिवारी का मामला आ रहा है, कहा जा रहा है कि वो ओबीसी कैटेगरी की ही है, उनका सरनेम तिवारी है, तो ऐसे में तो कोई कार्रवाई नहीं बनती। लेकिन जो भी लिस्ट जारी हुई है, जो कट ऑफ है, उसको भी जारी करना चाहिए कि कहाँ कितने में सिलेक्शन हुआ है, ताकि अन्य विद्यार्थी को इतना तो पता रहे कि हम अगर परीक्षा दे रहे हैं तो हमको कितने अंक आए, कट ऑफ कितना है, हम कितने पीछे हैं, ताकि वो आगे बेहतर तैयारी कर पाए। अच्छा, क्या आप मानती हैं कि कई परीक्षाओं में कट ऑफ नहीं जारी होते हैं? कट ऑफ सारे परीक्षाओं में जारी होने चाहिए? जी बिल्कुल, अगर कोई विद्यार्थी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है और परीक्षा दे रहा है तो उसको ये जानने का पूरा अधिकार है कि उस परीक्षा में उसको कितने अंक मिले और जो सिलेक्शन हुआ वो कितने अंक पे हुआ है। जब आप ये नहीं बताते हैं तो संदेह वहीं से शुरू हो जाता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। अगर न भी गड़बड़ी हुई तो ऐसा मैसेज जाता है। जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो परीक्षा में इतनी छुपाने की बात क्या है कि
कि हमने किसको चयन किया है। ओपन एग्ज़ाम होते हैं, सिलेक्शन जब एक प्रतियोगी परीक्षा के जरिए होती तो नंबर तो बताया ही जाना चाहिए। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि लिटिगेशन में हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत किसी भी विद्यार्थी को पड़नी चाहिए कि हमने परीक्षा दिया है, हमको अंक बताया जाए या सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए। नूतन जी, आखिरी सवाल है, क्या आप इसे शिक्षक भर्ती घोटाला मानती हैं? बिल्कुल, चूँकि जिस तरीके की चीज़ें तथ्य सामने आ रहे हैं तो जाहिर तौर पे एक सोची समझी नीति के तहत इस तरह के कार्य को अंजाम दिया गया है। और ये पूरी जब अगर सीबीआई जांच होती है तो पूरा मामले में कहाँ किस स्तर पे गड़बड़ी हुई है, कौन लोग शामिल हैं, तमाम सेंटर्स पे पर्चा लीक होने की बात कही जा रही है, तो इसके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हो सकते हैं या हैं, ये सीबीआई जाँच से ही चीज़ें सामने आ सकती हैं। नूतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, नूतन ठाकुर का स्पष्ट रूप से कहना है कि सीबीआई जांच होगी तभी छात्रों को एक भरोसा भी पैदा होगा कि कहां पर गड़बड़ी हुई है और सही कार्रवाई कब होगी। और एक बड़ा मामला यह है कि छात्र कई सालों से तैयारी करते हैं, परीक्षा के लिए फार्म भरते हैं और जब उनका रिजल्ट निकलता है तो पता ही चलता है कि दूसरे लोग सिलेक्ट हो गए हैं और जो पढ़ाई करके आया है, काफ़ी तैयारी करके आया है, वो छात्र सिलेक्ट नहीं होता है, उसे बहुत धक्का भी लगता है। ऐसे में आम छात्र जो है, जो मेहनत करके आते हैं, वह चयनित भी नहीं होते हैं। यह अपने आप में सबसे बड़ा मसला है और कहीं न कहीं से अगर सीबीआई जाँच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और सरकार भी इस मामले पर अगर सीबीआई जाँच के लिए जाती है तो एक अच्छा फैसला होगा। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।